नहीं, इधर इधर मेरे तरफ फेस। हाँ बोलो, कॉर्निया पढ़ के आए हो? कोई डाउट? पूरा चैप्टर पढ़ा तो कॉर्निया, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं हुआ? हाँ, तो वही तो पूछ रही है, तो अभी ये क्या है, डाउट क्लियरिंग ही तो है। तुमको क्या हो गया, किसी परीलोक में आ गई लग रहा है? तो एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। अगर सिंपली ओनली रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर है तो सिर्फ रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर है किसी का, फर्स्ट टाइम तुमने किया, तो उसको ही तुम नहीं बोल सकते कि पेशेंट को ग्लाकोमा है। तो उसके लिए तुमको सब चेक करना होगा ना, डायोरेनल वेरिएशन देखना होगा, वो क्वेटिव टेस्ट करना होगा, डिजिटल बस कर लिया उसके रिकॉर्डिंग करना होगा, फील्ड चार्टिंग करना होगा, ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन करना होगा, ऑप्थेल्मोस्कोपी करना होगा, तभी तो पता कर पाओगे ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसा करके। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया? डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन एंड प्री डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन, डुअस लेयर किसको बोलते हैं? डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन को कि प्री डेस्मेंट्स लेयर को? प्री डेस्मेंट्स लेयर। देन एंडोथेलियम। व्हाट इज कॉर्नियल अल्सर? दो लोग और आ जाओ, तुम लोग जाओ दोनों जने, दो स्टूडेंट और आओ। रैंडम कहीं से भी आ सकते हो, कोई भी। देखो क्वेश्चन ओपन है सबके लिए, ताकि तुम लोग पढ़ोगे तो ये पढ़ के आओ करके। अब पढ़ा तो चुके हैं, थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, एसजीडी में पढ़ा चुके हैं, सब कितने बार पढ़ाएं, तो जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन पूछी थी? हाँ, कॉर्नियल अल्सर का डेफिनेशन बता दिया। हाउ टू एग्जामिन द कॉर्नियल अल्सर? अगर कॉर्नियल अल्सर का केस मिला है, तुम्हारे पास केस है, एग्जामिन करोगे तो क्या क्या पॉइंट एग्जामिन करोगे? ऐसे बोलने से नहीं होगा। बोलो। वो सबको छोड़ो ना, जस्ट लोकल एग्जामिनेशन में तुम आओ ना। कॉर्नियल अल्सर है तो क्या क्या बाकी लोग सुनो ध्यान से। हाँ, व्हिच डाई? ओके, रोज बंगाल डाई किसको कलर करता है? नेक्रोज्ड एंड डेड टिश्यू। एंड फ्लोरेसेंट डाई? लाइव टिश्यू। तो कर लिया, तो अब एग्जामिन कैसे करोगे अल्सर को? अरे अभी उधर में पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ टू एग्जामिन द अल्सर। मान लो पेशेंट आया है कॉर्नियल अल्सर के, उसको एग्जामिन करना है, तो तुम क्या क्या डिस्क्राइब करोगे? हाँ वही तो बोल रहे हैं, साइज, साइज ऑफ द अल्सर, देन शेप, शेप किस तरह का शेप है, जियोग्राफिकल शेप है, ओवल शेप है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, उस तरह से शेप देखोगे। फिर क्या देखोगे? बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल स्मूथ है, रेगेड है, इन्वर्टेड है, और बाहर की ओर इवर्टेड है। देन उसका डेप्थ देखोगे, व्हाट इज द डेप्थ। फिर हाँ, फ्लोर को देखोगे, फ्लोर इज स्मूथ है या नहीं। फिर हाँ,
उतना उसमें अभी जाने का जरूरत नहीं है, पर बेसिक बेसिक आना चाहिए। पोजीशन बताना है। पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तुम लोग सर्कल नहीं पढ़े हो मैथ्स में? मैथ्स में सर्कल होता है, तो सर्कल को कितने में डिवाइड करते हैं? 2 वर्टिकल, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन करके 4 क्वाड्रेंट में हो गया ना। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट को कितना इन्वॉल्व किया है, समझ रहे हो? Why cornea is ट्रांसपेरेंट? नहीं, कौन कौन सा रीजन है जो उसको ट्रांसपेरेंट रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है उसको? हाँ, पहला तो ए वास्कुलरिटी, दूसरा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स, और इट इज नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। माइलिनेटेड फाइबर्स होता है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, और स्मूथ। हाँ 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 हाँ, टाइट जंक्शन। और अगर वो जो बैरियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका एंडोथेलियल सेल बैरियर जो होता है, तो उसकी वजह से फिर क्या, कॉर्निया इडिमा हो जाता है। क्यों? देयर इज द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द एक्वस फ्लूइड एंड दैट कॉजेज इडिमा। और इडिमा की वजह से ही तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसमें स्पेस हो जाता है। दैट्स व्हाई डेस्मेटोसील बन जाता है, या फिर बुली फॉर्मेशन होता है, बुली फॉर्म होता है ना। फिर अब व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ कॉर्निया? सब लोग तो कॉर्नियल सेंसेशन बोल रहे थे एग्जाम में। Okay. And blood supply? ये वास्कुलर है बोल। इसी तरह का तो क्वेश्चन करने में वो समझ में आता है। ठीक है, अब तुम बोलो कॉर्नियल, व्हाट इज कॉर्नियल अल्सर एंड व्हाट इज कीरेटाइटिस? व्हाट इज मतलब कीरेटाइटिस का मतलब क्या समझते हो? इन्फ्लामेशन। एंड कॉर्नियल अल्सर? breach in the continuity, that is called corneal ulcer. Then classification of corneal ulcer bolo. Corneal, how many types of corneal ulcer is present? अरे कीरेटाइटिस ही तो अल्सर बनता है बाद में, सही तो बोल, तो बोलो ना, तो हाँ सही तो बोल रही। प्रोटोजोआ। और कौन कौन से अल्सर होते हैं? ये तो अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, और ट्रॉमा होगा तभी तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और बस इतना ही पढ़ा? ये तो अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। और दूसरा होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द कॉर्निया, सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर, डीप कॉर्नियल अल्सर, डिस्किफार्म कीरेटाइटिस नहीं पढ़ा है? भूल गई? ठीक है। और मार्जिनल अल्सर जो मार्जिन में होता है, मूरन्स अल्सर जिसको बोलते हैं। और corneal ulcer is associated with conjunctivitis, that is called
कुछ कंजक्टिवाइटिस होता है जिसमें कॉर्निया भी इन्वॉल्व होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड किरेटो कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन सबसे बड़ा था, एकदम सिंपल, पर कोई भी बच्चा आंसर नहीं दे पाया, कॉर्नियल ओपेसिटी। कोई किसी को पता है कि नहीं था? तुम्हारा मैं बाइबल ली थी? तो मैं तो ली नहीं थी। तू मैं तो जिन लोग का ली उसको बोल रही हूँ। नहीं तो एक ही क्वेश्चन को थोड़ी ना पूछूंगी। हाँ बोलो तो, कॉर्नियल ओपेसिटी क्या है? क्यों होता है? कॉजेज ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी। तो कितने तरह का होगा कॉर्नियल ओपेसिटी? अगर नेबुलर ओपेसिटी है तो क्या मिलेगा? कौन सी लेयर को इन्वॉल्व करेगा अगर नेबुलर ओपेसिटी है तो? ओपेसिटी डिपेंड करता है कि कौन सा लेयर तक इन्वॉल्वमेंट है। स्कार टिश्यू अप टू इन्वॉल्व अप टू विच लेयर ऑफ द कॉर्निया? 6 लेयर्स है ना। अगर एपिथेलियल है फर्स्ट लेयर, उसके बाद बोमेंस मेम्ब्रेन, अगर ये दोनों में इन्वॉल्वमेंट है तो एपिथेलियम इज इट्स नेचर इज द रीजनरेट, तो ये रीजनरेट हो जाएगा। अगर एपिथेलियल डिफेक्ट है तो रीजनरेट हो जाएगा, वहां पर कोई कॉर्नियल ओपेसिटी फॉर्म नहीं होगा। पर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा ये इन्वॉल्व है। तो उसके बाद जो हीलिंग होगा तब जो ओपेसिटी बनेगा वो क्या होगा? नेबुलर कॉर्नियल ओपेसिटी। टॉर्च लाइट में तुमको अच्छे से दिखेगा नहीं, स्लिट लैंप में दिखेगा। ठीक है। फिर half of the stroma is involved from epithelium to half of the stroma is involved, तब बनेगा macular corneal opacity। then 2/3 of the stroma is involved, मतलब more than half of the stroma is involved from epithelium to, तब तुम्हारा बनेगा क्या? ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी। समझ रहे हैं? और अगर पूरा ही स्ट्रोमा डिस्ट्रॉय हो गया है तो फिर उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा कॉर्नियल अल्सर का? अगर कॉर्नियल अल्सर है, स्ट्रोमा इज डैमेज्ड, एपिथेलियम इज डैमेज्ड, बोमेंस मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज रिमेन इंटेक्ट, तो उस कंडीशन में और क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा? अरे प्रेशर बढ़ेगा ना, और ये तो कॉर्निया तो थिनिंग हो गया ना, 3 लेयर्स उसका चला। प्रेशर आएगा तो कोई थिन पोर्शन है वो क्या होगा? बल्ज होगा। तो क्या फॉर्म होगा? डेस्मेटोसिल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? डेस्मेटोसिल। बुली फॉर्मेशन कब होगा? जब हाइड्रेशन होगा। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, जब एंडोथेलियल डैमेज होता है एपिथेलियल, तब वहां पर कॉर्नियल इडिमा होने की वजह से बुली वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल डिकम्पनसेशन। हाँ, इसमें डेस्मेटोसिल तो बोल रही है। जो डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन वो क्या थोड़ा थिक होता है, इलास्टिक होता है, तो एक लेवल पर वो क्या है, वो प्रेशर को बियर करेगा। पर अगर पेशेंट को स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, देन इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तब अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उस लेवल पे वो डेस्मेटोसिल भी ब्रस्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? फिस्टुला फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फिस्टुला फॉर्म होगा ना, ओपनिंग हो जाएगी।
हाँ, फिर उसके बाद अगर अब ये फिस्टुला में भी क्या पड़ेगा, साइट ऑफ द फिस्टुला कहाँ पर है, अगर पेरीफेरी में है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, पर अगर सेंट्रल में फिस्टुला फॉर्म हो गया है तो वो तुम्हारा विजन ज्यादा हैम्पर करेगा और वहां पर आइरिस टिश्यू आकर के स्मॉल परफोरेशन होगा तो आइरिस टिश्यू उसको क्या करेगा, सील करके जो इंटीग्रिटी है कॉर्निया की उसको मेंटेन करेगा। तो कोशिश करेगा ना, चाहे तुम लोग ट्रीटमेंट करो या नहीं करो, बॉडी रिपेयर करता है अपना, ठीक है, तो वो यूवियल टिश्यू वहां पर जाके उसको सील कर देगा तब, और उसके बाद हीलिंग हो जाएगा। तो ये सब हीलिंग होगा तो जो तुम्हारा स्ट्रोमा है और डेस्मेंट्स मेम्ब्रेन और क्या बोलते हैं एपिथेलियम और बेसमेंट्स मेम्ब्रेन, ये सब रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्कार टिश्यू से, और स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पर स्यूडोकॉर्निया बन जाएगा या थिक कॉर्नियल ओपेसिटी बन जाएगा। और इस ओपेसिटी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोमेटस कॉर्नियल ओपेसिटी, बट in this case iris is attached, so it is called leucoma adherent। समझ में आया, अब समझ में आया, मतलब ये प्रोसेस को समझ जाओगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा कि नेबुलर कब होगा, मैकुलर कब होगा, ल्यूकोमेटस कब होगा एंड ल्यूकोमा एडहेरेंट। मतलब 4 तो तुमको बताना ही है, 4 अगर नहीं भी बोल पा रहे तो 3 बोलना है, नेबुलर, मैकुलर एंड ल्यूकोमेटस, इतना तो सबको आना चाहिए। और ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। हाँ, अब मान लो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, 2 लोग और आओ यहाँ पर, हाँ तुम लोग जाओ, सबको मौका मिलना चाहिए, 2 लोग आओ, पीछे के लोग इधर आओ, तो तुम लोग कोई एक आओ ना इधर, नोट्स बना रहे। बोलो, आप कहाँ तक पढ़े थे हम लोग अभी, कॉर्नियल अल्सर हो गया, परफोरेट हो गया है ना। अब कॉर्नियल अल्सर को डिस्क्राइब करो, कॉर्नियल अल्सर है तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कॉर्नियल अल्सर। क्लिनिकल, मैं तो उन लोग को अल्सर डिस्क्राइब करने को बोला था ना। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होगा, लेक्राइमेशन होगा, और लेक्राइमेशन, फोटोफोबिया और रेड आई, लीडिडेमा। हाँ, अब इसको तुमको रेड आई जो बोल रहे हो इसको क्या बोलते हैं, कंजेशन। तो कॉर्नियल अल्सर में किस तरह का कंजेशन मिलेगा, कंजेशन तो 2 टाइप्स होते हैं ना, कंजक्टाइवल कंजेशन एंड सर्कमकॉर्नियल कंजेशन, CC एंड CCC, ट्रिपल C। तो इस कॉर्नियल अल्सर में तुमको किस टाइप का कंजेशन मिलेगा, मुझे नहीं पता, आप बताओ। कॉर्नियल अल्सर है तो क्या मिलेगा, सर्कमकॉर्नियल होगा। एनीवन, कॉर्नियल अल्सर में किस टाइप का कंजेशन मिलेगा, कंजक्टाइवल कंजेशन और सर्कमकॉर्नियल कंजेशन, हाँ, सर्कमकॉर्नियल कंजेशन। और सर्कमकॉर्नियल कंजेशन और कौन सी कंडीशन में मिलता है अदर देन कॉर्नियल अल्सर। अगर तुम कॉर्नियल अल्सर को डिफरेंशिएट करोगे तो कौन कौन सी डिजीज से डिफरेंशिएट करोगे, डीडी इसका, कीरेटाइटिस तो कॉर्नियल अल्सर ही हो गया,
तो कॉर्नियल अल्सर को अदर कौन सी डिजीजेस है जिससे तुम डिफरेंशिएट करोगे कि ये कॉर्नियल अल्सर है कि वो दो डिजीजेस है, उसका नाम बोलो। यूवेइटिस और ग्लाकोमा। तो यूवेइटिस है और ग्लाकोमा है, इसमें भी सरकम कॉर्नियल कंजेशन होता है, समझ रहे हो? अरे उसी को ही तो सिलियरी कंजेशन बोलते, यही चीज तो मैं बता रही हूँ ताकि एग्जाम में और पढ़ोगे तो ये समझ में आए करके। और मैंने पहले इसीलिए पूछा कि तुम लोग को कुछ डाउट है तो पूछो करके, तो अगर फेस टू फेस बात नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से क्लियर होगा? तो समझ में आया? अब अगर कंजक्टाइवल कंजेशन है तो उसका डीडी क्या होगा? तो कंजक्टिविटिस तो बोलो ना तो। हाँ, और हम्म हम्म और बैक्टीरियोसिस्टाइटिस होते ही पारे। और ऑल टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस हो गया, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा हो गया, इंजुरी हो गया, केमिकल इंजुरी हो गया, हाँ, और एडेक्सा मतलब तुम्हारा अगर क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस है तो उसकी वजह से भी कंजक्टाइवल कंजेशन मिलेगा। अगर लीड में प्रॉब्लम है, लीड की डिजीज है, ब्लेफराइटिस वगैरह है, उसमें भी तुमको कंजक्टाइवल कंजेशन मिलेगा। ट्रिकियसिस है तो मिलेगा, एंट्रोपियान है तो मिलेगा, एक्ट्रोपियान है उसमें भी मिलेगा। क्यों? एक्ट्रोपियान में एक्सपोजर हो रहा है तो ड्यू टू एक्सपोजर वहां पर कंजेशन होगा, ठीक है। और बर्न वाला केस रहेगा, लेग एप्थेलमस। व्हाट इज लेग एप्थेलमस? वाह वाह, गुड गुड, उसको याद है अच्छे से इसलिए। ओके, अब तुम कॉर्नियल अल्सर को एग्जामिन करोगे तो तुमको क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी? हम्म 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 हम्म। अब दो लोग और आओ। कोई दो और आओ यहाँ पर। कोई एक और आओ इसके साथ में। अरे आंसर तो सब लोग को मिल के देना है, तुम दो ही लोग को थोड़ी ना देना। बनेगा तो आंसर तो नहीं दो, इतने सारे लोग क्या हैं, इन लोग हैं तो हेल्प करने के लिए, सपोर्टिंग हैंड। हाँ, तो अब तुम लोग बोलो, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉर्नियल अल्सर? कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट है, अगर उसको ऐसे लिव कर देते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होने सकते हैं? डेस्मेटोसेल, परफोरेशन, और आयरिस को इन्वॉल्व होगा तो आयराइटिस नहीं होगा। सिलियरी बॉडी को इन्वॉल्व होगा तो साइक्लाइटिस होगा। आइरिस एंड सिलियरी बॉडी बोथ आर इन्वॉल्व देन आइरिडोसाइक्लाइटिस होगा। और अगर परफोरेशन हो गया तो स्मॉल परफोरेशन है तो हील हो जाएगा, और अगर लार्ज परफोरेशन है तो क्या हो जाएगा? एक्सुडेट्स जो है ना, एक्सुडेट और ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ये जो है सब वहां पर एक्युमुलेट हो जाएगा। एक्युमुलेट होकर के एक लेयर बनाएंगे, सील करेंगे, ठीक है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द आई बॉल।
तो वहां पर एक स्यूडो लेयर बन जाता है, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज का, तो दैट इज कॉल्ड स्यूडोकॉर्निया। ठीक है, हाँ सेकेंडरी ग्लाकोमा होगा, आयराइटिस होगा, कैटरेक्ट भी होगा, डेक्रियोसिस्टाइटिस भी होगा। अगर सेक नॉर्मल है तो उधर भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। ठीक है, तो और कॉर्निया में तुम्हारा अल्सर है तो लीड में भी इंक्रोच करके होगा, लीड में भी ब्लेफराइटिस होगा। तो मान लो फंगल कॉर्नियल अल्सर है, हाँ, या वायरल कॉर्नियल अल्सर है। अभी तक तो हम लोग बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के बारे में डिस्कस किया, तो फंगल कॉर्नियल अल्सर में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलेगा? एंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट? किसमें किसमें? फंगल में। और डिस्चार्ज कैसा रहेगा? Which kind of discharge is found? फंगल का बात कर रहे हैं तो फंगल का बोलो ना, बैक्टीरियल का तो मैं तो स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। कहीं भी एक बार इधर पाँव रखोगे, एक बार इधर, फिर यहाँ, तो वैसे में तो ऊपर से चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फंगल कॉर्नियल अल्सर का बोल रहे हैं ना। अगर फंगल कॉर्नियल अल्सर का पेशेंट है, कैसे डायग्नोस करोगे कि ये फंगल कॉर्नियल अल्सर? फंगल कॉर्नियल अल्सर है तो तुमको इसमें हाइपोपियन भी मिल सकता है ना, और फ्रीदी मार्जिन होगा, और हाँ पस रिंग फॉर्मेशन, सैटेलाइट। और अगर वायरल कॉर्नियल अल्सर है तो क्या मिलेगा? वायरल कॉर्नियल अल्सर में भी 2 टाइप्स मिलेगा तुमको, सुपरफिशियल एंड डीप। तो सुपरफिशियल अल्सर होगा वायरल कॉर्नियल अल्सर, तो क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिलेंगी? रेड आई तो होगा, वाटरिंग। तो डिस्चार्ज किस तरह का होगा ये वायरल में? म्यूकस, म्यूकोपुरुलेंट, ओनली वाटरी डिस्चार्ज। और इचिंग भी होगा पेशेंट को। अगर हर्पिस जोस्टर और हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट, कौन सा वायरस इन्वॉल्व करता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स या हर्पिस जोस्टर? दोनों। Which one is more virulent? हर्पिस जोस्टर। तो हर्पिस जोस्टर इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो उसमें क्या फीचर्स मिलेगा? पेशेंट आएगा तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या? हाँ, तो उसमें क्या? सेंसेशन डिमिनिश्ड हो जाएगा। नहीं तो फीचर्स बोलो ना जो, हाँ तो वो पूरा डिस्क्राइब करो ना उसको, वही। हाँ, इरप्शन आप जो वेसिकल्स होता है वहां से डिस्क्राइब करो ना। सिर्फ हचिंसन साफ नोज बोल देने से थोड़ी हो जाएगा, हचिंसन साइन बोल देने से भी कंप्लीट नहीं होगा। ओल्ड एज में होगा। हाँ, हर्पिस जोस्टर तो उन्हीं को ही होते जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये इसको डिस्क्राइब करो, ये वेसिकल इरप्शन से लेके उसका शेडिंग तक। किसको पता है हर्पिस जोस्टर में जो वेसिकल इरप्शन होता है वो कैसे कैसे होता है प्रोसेस? या इरप्शन फॉलोड बाय पेन, क्या होता है? पहले दर्द होगा, ट्राइजेमिन
ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया जिसको बोलते हैं, वेरी सीवियर पेन। फर्स्ट पेन होगा, उसके बाद फिर फॉलोड बाय तुमको पूरा मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व। ये या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में, जिधर का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर, ठीक है। तो वेसिकल्स होगा, फिर पेप्यूल्स, क्या क्या बोला उसने? हाँ, फिर वो ब्रस्ट हो जाएगा, फिर क्रस्ट फॉर्मेशन होगा, फिर वो रिप्लेस होगा, हीलिंग होगा, देन स्कार फॉर्मेशन होगा, देन रिप्लेस होगा, रिप्लेस होकर के नॉर्मल टिश्यूज। ये तुम लोग हर्पिस जोस्टर को पढ़ना अच्छे से, कीरेटाइटिस कितने तरह का होता है वो सब पढ़ना है, ठीक है। फंगल कॉर्नियल अल्सर, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर एंड हाँ, और ये वायरल कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। ये सबको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन सबको आना चाहिए। हाँ, वो तो लेबोरेटरी, वो तो डेटा के लिए करते हैं उन लोग लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, नहीं तो वो तो क्लिनिकली ही तो समझ में आ जाता है कि दिस इज द हर्पिस। पर वो सब वो ट्रेंड वगैरह वो सब रिकॉर्ड रख रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं फॉर थीसिस पर्पस, स्टडी पर्पस। नहीं तो अगर तुम सिर्फ ट्रीटमेंट करोगे तो देख के ही समझ में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट को तुमको हर्पिस का विरप्शंस देख करके क्लिनिकल फीचर्स से ट्रीटमेंट तो चालू करना ही होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। हाँ, तो कॉर्नियल अल्सर का एक और कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो किसी ने नहीं बोला, वो तो बोल चुके हैं, वो भी बोल चुका है, वो भी हो गया। एक सिम्ब्लेफ्रॉन होता है, वो नहीं बोला, सिम्ब्लेफ्रॉन, adhesion of the between two layers of conjunctiva, जिसको बाद में तुम स्यूडोटेरिजियम से कंफ्यूज होते हो, टेरिजियम एंड स्यूडोटेरिजियम। adhesion between the two layers of conjunctiva. And what is कीमोसिस? ये वर्ड सुना है? कीमोसिस क्या होता है? उधर पीछे के दो लोग को बुलाओ। कौन? जोईता मैडम। गुस्सा तो मैं भी बहुत हुई थी, पर मैंने शो नहीं किया था, पर मेरे को बहुत गुस्सा आया था। मेरे को तो इतना गुस्सा आया था ना, दोनों गाल में अरे वो सीधा बैठ गया, नहीं मालूम बोलते हैं भाई, पढ़ा ही नहीं है बोलते हैं, अब क्या पूछोगे, पढ़ के ही नहीं आया बोलते हैं, नहीं मालूम बोलते। हाँ, अब तुम लोग बताओ, pseudoterigium and terigium. What is pseudoterigium? But in pseudoterigium there is a gap. There is a paste that is called the probing paste, can be inserted
वो तो डिफरेंशिएट करने का, व्हाट इज सीरोटेरिजियम, तो इसमें रीजन बताओगे ना सीरोटेरिजियम क्यों होता है। या तो केमिकल बर्न्स होगा, इंजुरी है, या कॉर्नियल अल्सर है, ये सबका कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसकी वजह से सीडोटेरिजियम बनता है। एंड टेरिजियम इज, व्हाट इज टेरिजियम? अरे वो तो बाद में डिफरेंस, ओनली टेरिजियम को डिफाइन करो, व्हाट इज टेरिजियम? टेरिजियम कहाँ पर बनता है, क्यों बनता है ये तो, हाँ क्यों बनता है, क्यों? हम्म, तो दोनों की पैथोलॉजी तो डिफरेंस हुआ ना। सीडो हाँ, सीडोटेरिजियम की पैथोलॉजी अलग है और टेरिजियम की पैथोलॉजी अलग है। और वो जो ग्लास रॉड वाला होता है वो दैट इज द पॉइंट है जिससे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इट इज टेरिजियम और सीडोटेरिजियम। तो अगर ग्लास रॉड को पार करोगे तो सीडोटेरिजियम के अंडरनीथ इजीली pass the glass rod, but in case of the pterygium it is firmly attached to the conjunctiva, so you can't pass the probe, ठीक है। और सीडोटेरिजियम कहाँ पर होता है, किसी भी जगह हो सकता है, इट मे बी प्रेजेंट इन द एनी क्वाड्रेंट, बट टेरिजियम इज प्रेजेंट ओनली इन द nasal side or temporal side, generally involved in the nasal side, but it also present in the temporal side, then it is called double pterygium. टेरिजियम के कितने पार्ट होते हैं? कैप, हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या है दोनों का, ट्रीटमेंट क्या है? हाँ बेयर, वो तो बहुत पुराना हो गया, बेयर स्क्लेरा। वो करने के बाद भी ये क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो तुमको वाइवा में पूछा जाएगा या एग्जाम में, कॉजेज ऑफ रिकरेंस ऑफ टेरिजियम। एग्जाम के लिए बोला तो इसलिए थोड़ा कान खड़ा हो गया, समझ रहे हो। तो इसका कॉजेज तुम लोग को अच्छे से पढ़ के लाना है, कि तुम लोग क्या एग्जाम में कुछ भी 2 लाइन लिख के आ जाते हो, तो उसमें पूरा मतलब रिकरेंस क्यों होता है, तो रिकरेंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको अरे रिकरेंस तो होता ही है, वही तो क्वेश्चन है, रिकरेंस तो होता ही होता है। तो हाँ तुमको भी होगा, तो और सर्जरी करने के बाद भी रिकरेंस होता है, तो वो रिकरेंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करोगे वो सब बताना है। तो उसको टेरिजियम को एक्सरसाइज करोगे, ऑटो कंजक्टाइवल ग्राफ्ट लगाओगे, या फिर एमनियाटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्टिंग करते हो, एमनियाटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट करोगे, या फिर एंटीमेटाबोलाइट्स जो है बाइटोमाइसिन सी लगाओगे जिससे वो नहीं हो, या फिर उसी, और एक बहुत पुराना टेक्निक था, जैसे वो जो टेरिजियम है जो रहता है उसको उल्टा करके ऐसा इम्प्लांट कर देते थे, हाँ बेस को हेड तरफ और इधर को इधर एपेक्स को। तो ये बहुत ओल्ड टेक्निक है, अभी कोई नहीं करता है, बुक में दिया है, पूछेगा बेयर स्क्लेरा है भी तो वो ओल्ड टेक्निक है, वो तो सब पूछा जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, अब आ गया कहाँ पर, अब मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्नियल अल्सर, हाउ टू मैनेज द कॉर्नियल अल्सर।
तुम दोनों जाओ, 2 लोग को फिर भेजो, कोई 2 लोग फिर आओ। हाँ, तो अभी बैठ के सुनो ना। तो अटेंडेंस नहीं मिले, बैठो पीछे में बैठो। घर में भी जाके क्या करो, वहां भी बैठ रही। हाँ, तो आंख बंद करके बैठे बैठे सुनो। चलो, अब कॉर्नियल अल्सर है, उसको मैनेज कैसे करोगे? क्या क्या मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो इन्वेस्टिगेशंस करोगे ना, पहले इन्वेस्टिगेशंस करोगे, और फिर अकॉर्डिंग टू तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशंस है मैनेजमेंट। तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करोगे और कैसे मैनेजमेंट करोगे? हाँ, और फ्लोरेसेंट डाई दोगे, और क्या करोगे? बैक्टीरियल है, फंगल है, तो कॉर्नियल स्क्रैपिंग नहीं लोगे? कॉर्नियल स्क्रैपिंग को कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराओगे। पहले ही तुम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चालू कर दोगे और स्क्रैपिंग करके उसको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज दोगे कल्चर सेंसिटिविटी के। फिर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कल्चर सेंसिटिविटी, जो उसमें से एंटीबायोटिक्स से सेंसिटिव है, उस एंटीबायोटिक्स को चालू करोगे। ठीक है, तो एक तो एंटीबायोटिक्स दोगे ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स के किस रूट में दोगे और कैसे दोगे? लिक्विड फॉर्म में, मतलब टॉपिकल फॉर्म में, और इंजेक्टेबल नहीं दोगे? सीवियर है, ज्यादा है तो इंजेक्टेबल में कैसे दोगे? इंजेक्टेबल में तुम्हारा आईवी जाएगा और आईएम। हाँ, देखो अल्सर में क्या है, हम कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट तक हम रुकते नहीं हैं। अल्सर है तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स पहले ही चालू कर देते हैं, फिर उसके बाद फंगल है या कुछ और है, फिर जो कल्चर सेंसिटिविटी आता है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेंसिटिव है उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो हम बाद में, फिर अगर नहीं पहले ही कवर हो गया तब तो और चेंज करने की जरूरत है। तो अगर बाई चांस नहीं है, जैसे सीडोमोनास, हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म सीडोमोनास, और ये एक और कौन सा होता है, गोनोकॉकल, जो गोनोरिया का कॉज करता है, दैट इज हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो कल्चर से पहले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कर दोगे, डिस्चार्ज को क्लीन करोगे। ठीक है, और क्या करोगे? 45 एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, हाँ, एट्रोपिन दोगे, और की हाँ, पेन सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइडल पेन। हाँ, इसमें कॉर्नियल अल्सर है, अगर कॉर्नियल अल्सर है तो इसको बैंडेज करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? क्यों बैंडेज करोगे? हाँ, फंगल है तो नेटामाइसिन दोगे, वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स एसाइक्लोविर आई ड्रॉप्स दोगे। एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट में आता है ज्यादा, और एसाइक्लोविर टेबलेट भी आता है। अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट है
तो तुम ए साइक्लोविर टेबलेट भी चालू करोगे। क्या क्या? उसको दूसरा बोलते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, अगर उसको तुम पैड बैंडेज करोगे तो क्या होगा, वहां पर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एक उसको एक चेम्बर मिल जाएगा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्ट एंड हीट, तुम तो उसके अनुकूल मीडिया प्रोवाइड कर दे रहे हैं उसको, तो वो बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेगा ज्यादा, तो और फ्लेयर अप हो जाएगा तुम्हारा कॉर्नियल अल्सर। इसलिए रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। डिस्चार्ज को क्लीन करो और साथ में एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स के साथ में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी दो। रात के समय तुम आइंटमेंट दो। आइंटमेंट इसलिए क्योंकि पूरा इन्फ्लेम्ड है अपर लिड लोअर लिड भी, तो स्टिकीनेस एंड द मेटेड ऑफ द आई लेसेस भी बीच में अडेयर कर जाते हैं एक दूसरे को, तो ऑइंटमेंट दोगे तो वो एडहेशन प्रिवेंट करेगा, समझ रहे हैं। और अगर इम्पेंडिंग परफोरेशन है तो उसके लिए आता है बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस आता है, थेरेप्यूटिक बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस। तो पूरा क्लीनिंग करने के बाद, समझ रहे, उस बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस को करके, कॉन्टेक्ट लेंस रहता है उसके बाद लगा के तुम प्रोवाइड करें, तो उससे क्या है, एक्सटर्नली प्रेशर भी मिलता है और उसको सपोर्ट होता है, तो वो परफोरेशन से सेव करता है, टू प्रिवेंट द परफोरेशन। पर अगर डिस्चार्ज पुरुलेंट म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है और भरा है और उस कंडीशन में बैंडेज करोगे तो ये सही नहीं है। अरे वो तो इन्फेक्शन कम हो गया है ना इधर से, जब वो इम्पेंडिंग परफोरेशन की ओर है तब की बात बोल रहे, अब इनिशियली थोड़ी ना कर दोगे। हाँ हाँ, हाइपोपियन को ड्रेन करने का जरूरत नहीं है। पहले तो तुम एंटीबायोटिक्स दोगे, एंटीबायोटिक्स और ये जो ट्रीटमेंट तुम्हारा चलेगा, NSAID चलेगा, एट्रोपिन चलेगा, ठीक है। और तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो हाइपोपियन है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा, समझ रहे। पर किसी किसी में क्या होता है, हाइपोपियन है और रिजॉल्व नहीं हो रहा है, और तो उस कंडीशन में पैरासेंटेसिस करते हैं। पैरासेंटेसिस करके एक निडिल एंटर करके उस हाइपोपियन को सक कर लेते हैं और उसको भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजा जाता है, क्योंकि तुम जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नहीं तो वो रिस्पॉन्स करेगा अगर विरुलेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो, तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ, एंटीग्लाइकोमा ड्रग्स यूज कर सकते हैं, डायमोक्स दोगे अगर इम्पेंडिंग परफोरेशन की ओर है। पेशेंट को अगर कफ है तो कफ सिरप दोगे, क्योंकि कफिंग से भी तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर स्नीजिंग है, सर्दी है नोज में, तो उसका भी साथ में ट्रीटमेंट करोगे। सेक में इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करोगे। इसी को बोलते हैं मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द अल्सर एज वेल एज अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। एटरेक्सा में क्या होता है, सैक आएगा, नोज आएगा, इन सब की डिजीज है, या लीड की डिजीजेस है, वो सबको ट्रीट करना पड़ेगा ना। हाँ, अब कहाँ पहुंच गए। हाँ, कॉर्नियल ओपेसिटी का ट्रीटमेंट क्या करोगे। कॉर्नियल अल्सर हील हो गया, तो हीलिंग के बाद सिक्वली क्या हुआ, कॉर्नियल ओपेसिटी बन गया। अब पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से तुम्हारे पास आया, उसका अल्सर ठीक हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मेरे को एक तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, कॉस्मेटिक ब्लेमिश अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, उसको ट्रीट कराना है, तो क्या करोगे। हाउ टू ट्रीट द कॉर्नियल ओपेसिटी। ऑपरेटिव बस, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है केरेटोप्लास्टी के अलावा। हाँ,
और कोई ट्रीटमेंट जानते हो कौन? क्या क्या? किसी पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी है या इमेच्योर कैटरेक्ट है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि इसको कॉर्नियल ओपेसिटी है या इमेच्योर कैटरेक्ट है? तुम्हारे पास पेशेंट आया है, हैं? तो उसको सेंट्रल में ओपेसिटी दिख रहा है व्हाइट कलर का, तो वो जो ओपेसिटी है वो कॉर्निया में है या लेंस में है? लेंस में होगा तो इमेच्योर कैटरेक्ट होगा, कॉर्निया में होगा तो कॉर्नियल ओपेसिटी। तो वो तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? फ्लोरोसेंट डाई से क्या होगा? ना तो तुम्हारा कॉर्नियल ओपेसिटी डाई लेगा, ना ही इमेच्योर कैटरेक्ट। अब वो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, तो कैसे करोगे वही तो जानना है। हाँ ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लोग से पूछा। हाँ, अल्सर नहीं है अभी। देखो, अल्सर हील हो गया है, अभी कोई रेडनेस या साइन सिम्टम अल्सर का कुछ भी नहीं है। अरे वही तो बोल रहे, तो तुमको इसको बोलना है, अगर कॉर्नियल ओपेसिटी है सेंटर पे है तो तुमको प्यूपिल नहीं दिखेगा, उसके सामने इधर दिखेगा। और अगर लेंस में ओपेसिटी है तो प्यूपिल के पीछे होगा ना। समझ में आया? कॉर्नियल ओपेसिटी है तो सुपीरियर सब सुपीरियरली दिखेगा, एंटीरियरली दिखेगा। तुम्हारा सरफेस भी स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, पर उसमें आइरिस का पिक्चर तुमको नहीं दिखेगा, कॉर्नियल ओपेसिटी रहेगा तो। और अगर लेंस में ओपेसिटी की वजह से है तो तुमको पूरा आइरिस का पैटर्न दिखेगा, प्यूपिल दिखेगा, सब चीज दिखेगा। तो उसको तुम लेवल से डिफरेंशिएट करोगे ना कि opacity is present whether it affects the cornea or it affects the lens। अगर लेंस को अफेक्ट किया है तो तुमको इमेच्योर कैटरेक्ट मिलेगा, अगर कॉर्निया को अफेक्ट किया है तो कॉर्नियल ओपेसिटी मिलेगी। हाँ, लिकोमेटस में, हाँ, अगर पूरा 360 डिग्री ओपेसिटी नहीं है, अगर अदर पार्ट ऑफ द कॉर्निया इज क्लियर है तो वहां से तो तुमको आइरिस दिखेगा, साइड से लाइट डालोगे तो, पर फुल आइरिस डिटेल्स नहीं मिलेगा तुमको। नहीं, पर इधर तुम्हारा कॉर्निया ही ओपेक है तो उधर दिखेगा नहीं ना। हाँ, पर वो उससे पूरा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, समझ रहे? अब क्या है, जैसे कॉर्नियल ओपेसिटी का एक तो ट्रीटमेंट है कीरेटोप्लास्टी, और दूसरा टैटू बनवाते हो तुम लोग, डाई। तो एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ये भी है, डाई कर देते हैं। जो कॉर्नियल ओपेसिटी है, विजन नहीं है, अब उसको क्या है, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है, तो उसमें डाई लगा देने से क्या हो जाता है, वो जो जिस तरह का उसका आइरिस का कलर रहता है उसी कलर में कर देने से दूर से कोई देखेगा तो लगेगा कि नहीं कि उसको कॉर्नियल। वो भी आता है, एक तो डाई हो गया, और दूसरा क्या होता है, कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस आता है। तो जिस तुम्हारा अदर आई का जो आइरिस का जो कलर है उसी कलर को मैच करके दूसरे आई में भी कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस लगा देंगे तो भी कॉर्नियल ओपेसिटी कवर हो जाएगा, समझ रहे? अरे वो तो अलग है, पर उसको गॉगल्स नहीं पहनना है ना। अरे पर विजन नहीं है ना, उस कंडीशन में करते हैं। हाँ हाँ हाँ, और अगर
इसमें भी ऑप्टिकल आयरेक्टोमी होता है। अगर सेंटर पार्ट ऑफ द कॉर्निया इज इन्वॉल्व देन अदर पेरिफेरी पार्ट इज क्लियर, तो वहां पर तुम आइरिस में होल बना दोगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आयरेक्टोमी। तो अदर प्यूपिल का काम करे, उससे उसका विजन इंप्रूव हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ। और अगर हाफ पार्ट ऑफ द इस क्या बोलते हैं स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व, तो इसमें ये जो सुपरफिशियल लेमेलर किरेटोप्लास्टी करोगे। और अगर वाइट ओपेसिटी है तो उसमें पेनिट्रेटिंग किरेटोप्लास्टी करोगे। समझ रहे हो? सुपर लेमेलर किरेटोप्लास्टी एंड पार्शियल किरेटोप्लास्टी। और अगर कॉर्नियल अल्सर है पर उसमें विजन नहीं है, प्रॉब्लम इन्फेक्शन ना बढ़े, इन्फेक्शन पॉइंट है पर कॉर्नियल ओपेसिटी है, तो उसको तुम सिर्फ थेरेप्यूटिक किरेटोप्लास्टी बोलते हैं, थेरेप्यूटिक और ऑप्टिकल किरेटोप्लास्टी। अगर रेटिना डैमेज्ड है, अंदर उस PLPR एब्सेंट है, तब उस कंडीशन में किरेटोप्लास्टी करोगे इसलिए ताकि वो जो तुम्हारा आई की इंटीग्रिटी बना रहे। तो ओपेक कॉर्निया इज रिप्लेस्ड बाय द डोनर कॉर्निया, क्लियर डोनर कॉर्निया। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल थेरेप्यूटिक। और ऑप्टिकल में क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट तुम्हारा नॉर्मल है, सब चीज नॉर्मल है, तो उसमें तुम किरेटोप्लास्टी करोगे क्लियर, तो उससे उसका विजन भी इंप्रूव होगा। और इस पे क्या विजन नहीं है, तो हम सिर्फ परफोरेट हो गया है इसलिए आई के शेप को मेंटेन करना है इसलिए करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक किरेटोप्लास्टी। समझ में आ गया?